नाज़रीन, गजा अमन मंसूबे पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात अब खुल के सामने आ चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास को गैर मुसल्लह किए बगैर गजा से फौज वापस नहीं बुलाएगा, जबकि ट्रंप ने कहा है कि वो नेतन्याहू को जल्द जवाब देंगे। सवाल यह है कि वो मंसूबा क्या है जिसे हमास ने कबूल कर लिया। ट्रंप के लिए भी यह अहम है, लेकिन इसराइल के लिए कबूल करना उसकी बका का मसला बन चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अमरीका की 15 निकाती दस्तावेज कबूल नहीं करता और इसराइली फौज उस वक्त तक गजा से इनखला अमल में नहीं लाएगी जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं हो जाती। दूसरी जानिब दोनों रहनुमा इन इख्तिलाफात के बावजूद यह दावा कर रहे हैं कि उनके दो तरफा ताल्लुकात अब भी अच्छे हैं। अमरीकी हुकाम के इशारों से लगता है कि वाशिंगटन नेतन्याहू के बयान को फौरी बहरान नहीं समझ रहा। इंतजामिया का ख्याल है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पे दाखिली सियासत का दबाव है और वह इंतखाबात से पहले अपने दाएं बाजू के वोटर्स को मुतमईन रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के नजदीक अहम बात यह है कि इजराइल गजा में हमले महदूद रखे और मंसूबे के अगले मराहिल आगे बढ़े। इसीलिए गजा में इजरायली हमलों में निस्बतन वक्फा और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैयारी अहम इशारे समझे जा रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक यह फोर्स बैनुल-अक़वामी फौजियों पर मुश्तमिल होगी और नए फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की सिक्योरिटी संभालेगी। ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और दीगर मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने के लिए फ्रेमवर्क तय कर लिया है। उसके तहत हमास मरहलावार गैर मुसल्लह होगी और इजरायली फौज गजा के 60% से ज्यादा इलाके से वापस जाएगी। हमास के सीनियर रहनुमाओं ने इस फ्रेमवर्क से इत्तफाक किया, लेकिन शर्त रखी कि इजराइल भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इजराइल के लिए असल तशवीश यह है कि हमास ने इजराइल की बजाय फलस्तीनी निगरानी में असलहा जमा करवाने पर इसरार किया। कई माह के मुश्किल मुज़ाकरात के बाद हमास ने खलील अल-हैया की क़यादत में उस फ्रेमवर्क में रजामंदी जाहिर की। इस वक्त बुनियादी इख्तलाफ यह है कि हमास पहले गैर मुसल्लह हो या इजरायली फौज गजा से इनखला अमल में लाए। इजरायली मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक उसकी अफवाज का गजा से इनखला मुमकिन नहीं, लेकिन मसला यह है कि इस मंसूबे की कामयाबी दोनों रहनुमाओं की दाखिली सियासत से भी मुंसलिक है। नेतन्याहू अक्टूबर के आम इंतखाबात से पहले दबाव में है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद वो हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह का वादा कर चुका है, लेकिन 3 बरस बाद भी ये मकसद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हुआ। इसलिए अब किसी भी किस्म की रियायत की पेशकश उसके दाएं बाजू के हामियों के लिए मुश्किल पैगाम है। ट्रंप भी दबाव से आजाद नहीं। नवंबर के अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को मुमकिन नुकसानात का सामना है। गजा में जंग खत्म कराने की कामयाबी ट्रंप के लिए खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है, इसलिए वो नेतन्याहू को मरहलावार आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं। फिलहाल दोनों रहनुमा ताल्लुकात को अच्छा करार देते हैं। अगर हमास हथियारों की वापसी के मामले में काबिल तस्दीक पेशरफ्त करे और इजराइल इनखला पर आमादा हो तो यह जंग के खात्मे और गजा की तामीर नौ की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन अगर नेतन्याहू इंतखाबी दबाव में पीछे हटे या हथियारों की तारीफ पर इख्तलाफ रखे तो ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मौजूदा इख्तलाफात मजीद बढ़ते चले जाएंगे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं, जावेद मलिक साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गजा के अमन मंसूबे को अगर देखा जाए, ये माजी करीब के अंदर एक तरफ हमास ने यह फैसला किया था कि वो टेक्नोक्रेटिक अटैक का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद खलील अल-हैया की तैनाती बतौर हमास लीडर होती है। पहले भी वो हमास को चला रहे थे, लेकिन फिर बबांगे दोहल उसका इकरार कर लिया गया। अब जाके नेतन्याहू की तरफ से विड्रॉल उसका करना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि मैं देखता हूं कि ये इससे विड्रॉल क्यों किया गया है। क्या लगता है गजा अमन मंसूबे के ऊपर जो खतरे के बादल हैं, या कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पे ट्रंप और नेतन्याहू में इख्तलाफ पैदा हुआ है? देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूं कि उसमें जो सेटलमेंट हुई थी उसमें ये थी कि जो हमास है वो डिसआर्म होगी। तो वो हमास के डिसआर्म होने का जो सिलसिला है उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग नेतन्याहू ने शायद डेवलप की वो ये थी कि हमास जो है अपने आर्म्स वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को देंगे, जबकि हमास ने इस चीज को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि हम डिसआर्म इस तरीके से नहीं होंगे जब तक कि एक फेज्ड किस्म की जो वहां से जो आईडीएफ है वो वहां से नहीं निकलेगी। तो ये एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर अब जब ये कि बोर्ड ऑफ पीस ने ये एक इंटरिम नेशनल कमीशन बनाया है और उसको उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो आर्म्स जो है वो उनके पास रहेंगे और वो जो डिसआर्म करेंगे वो एक प्रोग्रेसिव तरीके से करेंगे। जितना जितना जो गजा का एरिया है आईडीएफ खाली करेगी उस हिसाब से वो यहाँ से इसको खाली अपने डिसआर्म करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको नेतन्याहू ने जो है ना उसको उन्होंने डिसएग्री किया है। तो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट ये है इस वक्त जिसके ऊपर के इस जो फेज है इसको कैसे नेगोशिएट करना है।
तो अभी ये वाला पॉइंट है बेसिकली। अच्छा मलिक साहब, आप इसके अंदर क्या राय रखते हैं कि इस वक्त जो नेतन्याहू के अगर इकदामात देखें, जब एक एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ जिसके अंदर लबनान भी शामिल था, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू की तरफ से लबनान के ऊपर हमले जारी रहे, गजा अमन मंसूबा हुआ, उसके बावजूद गजा के अंदर दरअंदाजी जारी रही और उसके इलाकों का सफाया किया जाता रहा। हमास ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे ये कह दिया कि हम बैकफिट पे जाते हैं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जो असलहा है ये किसी तीसरे फरीक को सबमिट करवाएंगे, इजराइल को नहीं करवाएंगे। तो इजराइल इस बात के ऊपर क्यों बजिद है कि असलहा जो है वो इजराइल को सबमिट करवाया जाए, इस बात से कतई नजर के जो एग्रीमेंट के अंदर जिन लोगों की रिहाई अमल में आनी थी उनमें से बेशतर अभी इजरायली जेलों से रिहा नहीं हो सके। देखिए, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ज़रा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है, पहली बात तो हम ये तय कर लेते हैं कि तमाम जो लोग हैं, मुसलमान हों या इवन मेरी नज़र में जो ह्यूमन राइट्स में यकीन रखने वाले इवन गैर मुस्लिम लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को ये हक़ है कि उनका एक अपना इंडिपेंडेंट होमलैंड हो। और उसका जो तरीक़ाकार है वो हमारे पास ओस्लो अकॉर्ड के ज़रिए 2 स्टेट सोल्यूशन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है। 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर इजराइल को भी रिकग्नाइज किया जाता है और फ़लस्तीन को भी रिकग्नाइज किया जाता है, और इनफैक्ट उनके जो बॉर्डर्स हैं वो भी डिटरमिन कर दिए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि इजराइल दरअंदाजी करता है और उन ऐसे इलाकों में वो घुस जाता है जो कि उसको हक नहीं है वहां पे जाने का, जिसको हम हमेशा कंडेम करते हैं और करना चाहिए बिकॉज ये वायलेशन है। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम पैदा हुआ वो ये है कि हमास, जब एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कयाम हुआ तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की रिट को चैलेंज करने के लिए वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर हमास ने जो है ना अपना एक्टिविटी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल पहली उनकी इजराइल से जो है वो इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो तो अपनी ही फलस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मान रहे। पहली बात तो ये है ना, तो इसराइल तो बाद में आता है। अब जो उस मुल्क के अंदर एक कानूनी हुकूमत जो पैलेस्टीन अथॉरिटी की है, उन्हीं के सफीर यहाँ पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, हम भी उन्हीं को मानते हैं, वो उनको नहीं मानते हमास। वो कहते हैं नहीं, हम जो है हम मज़ाहमत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम मज़ाकरात नहीं करेंगे। पहला मसला ये हुआ। इसके नतीजे में फिर ऑफ कोर्स इसराइल को भी जवाब मिल जाता है, वो भी उसके ऊपर हमलावर हो जाता है, जो दोनों मेरे नज़र में दोनों गलत हैं। अब जब ये बोर्ड ऑफ पीस बना तो बहुत से लोगों ने, जिसमें बशमूल हमारे मुल्क के अंदर मौजूद भी बहुत सारे नाकिदीन ने कहा ये बहुत गलत बात हुई है, बोर्ड ऑफ पीस क्यों बना है, इसके ऊपर तनकीद की गई। अब जब उसी बोर्ड ऑफ पीस को जिस तरह हमारे नाकिदीन ने उसको मुस्तरद किया था, जब वो नेतन्याहू मुस्तरद करता है तो अब नेतन्याहू को बुरा कह रहे हैं, अब बोर्ड ऑफ पीस को बुरा नहीं कह रहे। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ना करें, मसले को समझ के उसको अगर हम उसके ऊपर एड्रेस करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मौजूद मेरी नजर में जो उसके जो खदोखाल है या जो उसके विजन है वो एक अच्छी है, क्योंकि उसके नतीजे में हम ये समझ सकते हैं कि इस खत्ते में पीस हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसराइल अपनी दरअंदाजी बंद करे, अपनी वायलेशंस को से पीछे हटे, जो उससे बर्बरियत की है गजा में उससे वो माफी मांगे और अपने हुदूद के अंदर चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमास डिसआर्म होते हैं तो ये मेरी नजर में फलस्तीनियन कॉज के लिए एक सर्विस होगी, क्योंकि फिर आप एम्पावर कर रहे होंगे उस पैलेस्टीन अथॉरिटी को जो कि हकीकी मानों में फलस्तीनियों के रिप्रेजेंटेटिव भी है और फलस्तीनियों की स्ट्रगल के अंदर, जिसके आगाज आपको याद होगा यासिर अराफात जो उस जमाने से करते आए हैं, ये उस पैलेस्टीन अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो उस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लेजिटिमेसी मिलेगी कि वो इस मसले का हल तलाश कर सके। तो मेरी नजर में जो आर्म स्ट्रगल है उसके ऊपर कुछ लोगों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है। मैं एज ए डिप्लोमेट यही कहूंगा कि आर्म स्ट्रगल जो है उससे बेहतर है मज़ाकरात का अमल, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं उनकी रिट को चैलेंज करने वाला कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हम उसको इंटरनेशनल लॉ में तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर आ जाए और बोले कि हम हुकूमत की रिट को नहीं मानते, तो हमारा रद्द अमल यही होगा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यही रूल हमको बाकी जगहों पर भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक मलिक साहब, आपका मौक़िफ़ आया। मेरी एक लास्ट जो है वो स्टेटमेंट चाहिए डॉक्टर साहब आपसे। मलिक साहब जो बात कर रहे हैं उसको अगर एक मॉडल के तौर पे रखा जाए तो हमास के इस वक्त इरादे क्या दिखाई देते हैं? क्या ये दिखाई देते हैं कि वो मज़ाहमत का उनसर बुलंद करके रखेगा, या फिर ये दिखाई देते हैं कि अगर इजराइल बैकफुट पे जाता है तो हमास कुली तौर पे ख़ुद को डिसार्म कर लेगी और अपना असलहा किसी तीसरे फरीक के हवाले कर देगी? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में हमास तो अभी जब ये 31 जुलाई को मेरा ख्याल है ये 15 पॉइंट का ये आया था यूएस की तरफ से एक
जो एजेंडा था डिसआर्म करने का, तो उस हवाले से हमास वाज रेडी टू डिसआर्म, लेकिन जो आपस में इनकी एतमाद की कमी है, जिसमें कि जब नेतन्याहू ने कहा कि हम येलो लाइन से पीछे हम नहीं हटेंगे जब तक डिसआर्मामेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर जो लेटेस्ट है, जो मेरी समझ में आया है, आई थिंक मैंने जो पढ़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, शायद इसके ऊपर कोई यूएन का कोई इंटरवेंशन डेवलप कर रहे हैं ताकि वो मीडिएट करके वो बीच में एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके आए और एक दूसरे को आपस में प्लग इन करें इन फेजेस के, एक एक फेज करके, जिसमें कि डिसआर्मामेंट और जो गजा का एरिया है उसमें से इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल है, उसको 1-to-1 मैच करके वो चलाएंगे। तो ये शायद डुएबल होगा मेरे ख्याल में। तो उस हवाले से ये जरूरी मैं कहूंगा कि दोनों साइड्स पे शायद हमास की तरफ अब ज्यादा है कि इसको डिसआर्मामेंट को भी करेंगे वो, और उसके साथ ही साथ इजराइल जो है वो गजा को खाली इजराइल गजा को खाली करे।